गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल सेल क्या है? तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ का जो आधारभूत संरचना होता है वो क्या है? सेल। एंड सेल इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि हमारा चैप्टर का ही नाम है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। और सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्ट्रक्चरल मीन्स जो भी चीज जिस चीज से बना होता है, जिससे उसका स्ट्रक्चर बना होता है, उसी को हम स्ट्रक्चरल बोलते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो सेल से बना हुआ है। बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और यही ऑर्गन क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बना के हमारे बॉडी का निर्माण करता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी काम हमारा होता है वो सेल बेसिस पे ही होता है, जैसे कि डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, एक्सेट्रा। सारा काम जो होता है वो सेल बेसिस पे ही होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सेल का ओरिजिन कैसे हुआ। सेल आखिर सेल जो शब्द है, सेल एक तरह का शब्द है ना। सेल ये शब्द कहाँ से आया, आखिर किस जगह से आया? तो सेल जो है लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में इसको हम सेला बोलते हैं। सेला, सेला, CELLA। सेला मीन्स स्मॉल रूम। अब इस स्मॉल रूम इसे क्यों बोलते हैं? जो हम बगल में इसके राइट हैंड साइड में हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो छोटा छोटा कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। उस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को, जो एक कंपार्टमेंट है, उसको हम स्मॉल रूम बोल रहे हैं। इसलिए सेला इसको नाम दिया गया, क्योंकि पहले जब देखा गया सेल को तो वो इसी तरह का स्ट्रक्चर में देखा गया, इसलिए इसको इसका नाम जो है सेला पड़ा। अब हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ सेल, किसी भी चीज का स्टडी करते उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ सेल को हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि सेल इज अंडर द बायोलॉजी सब्जेक्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सेलुलर बायोलॉजी। एंड another name of cell study of cell is also called cytology. Then after we will discuss that how the cell is discovered. So हम लोग इसके हिस्ट्री को देखते हैं कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो बहुत पहले की बात है, जब 16वीं शताब्दी में एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। वो अपने लैब में जो है, उनको राजा जो है काम दिए थे कि माइक्रोस्कोप का खोज करने के लिए। तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कर रहे थे। उसी वक्त वो क्या किए, वो अपने माइक्रोस्कोप से सारी चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो अपने लेबोरेटरी में जब ऑब्जर्व करते करते उन्होंने क्या देखा कि जो एक कॉनिकल होता है, जिसमें हम लोग कुछ लिक्विड रखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट वाला, उसमें क्या देखा कि उसका जो ढक्कन होता है उसको फिर वो ऑब्जर्व करने लगे। तो वो ऑब्जर्व करते हुए देखे कि उस जो वो कैप है वो किस चीज का बना हुआ था? बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री क्या होता है? जो ट्री का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको काट के जो हम निकालते हैं, मीन्स ट्री से वो जो बनता है, तो उससे वो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो कोन। तो वो उसको ऑब्जर्व किए। तो जब ऑब्जर्व करने के बाद देखे कि वही जो हम ऊपर में स्ट्रक्चर देखे थे ना, वो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखा। तो उस पे वो सोचे कि इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों दिख रहा है, और ये तो किससे बना हुआ है? ये प्लांट सेल से बना हुआ। प्लांट को इतना तो वो जानते थे कि प्लांट जो होता है लिविंग सेल होता है। तो वो सोचे कि अरे ये प्लांट्स का है और ये बार्क ऑफ ट्री से बना हुआ है। इस तरह उन्होंने क्या किया, सेल को डिस्कवरी किया। और वो जो स्ट्रक्चर जो उन्होंने फाइंड किया, जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको जैसे हम लोग मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं गोल गोल गोल, उसी तरह उनका स्ट्रक्चर वो फाइंड किए। लेकिन जो बार्क ऑफ ट्री था वो तो ट्री से अलग हो चुका था, इसलिए उसको डेड सेल बोलते हैं। तो सेल को अगर डिस्कवरी का बात आया तो सेल का पहला डिस्कवरी कौन किए? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। इसलिए इनको फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं। अब बात आती है डेड सेल का, तो हो गया। अब लिविंग सेल का डिस्कवरी का बात आता है, क्योंकि उन्होंने डेड सेल का किया था। फिर 1674 में एक वैज्ञानिक आए, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने क्या, फ्री लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। उन्होंने पॉन्ड होता है ना, उसमें वो फ्री लिविंग सेल को डिस्कवरी किए। इसी तरह क्या हुआ, जो सेल का डिस्कवरी हुआ वो धीरे धीरे अपने चरम सीमा पर आगे बढ़ने लगा। अब हम देखते हैं इन दोनों साइंटिस्ट के बाद अगला।
जैसे रॉबर्ट हुक हुए, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक हुए। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा लंबा गैप आ गया, जैसे पहले 1665, फिर 1674, उसके बाद डायरेक्ट 200 साल का गैप आ गया 1831। उस समय उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस ऑफ सेल। तब तक उन लोग वो दोनों साइंटिस्ट तो बोले कि कंपार्टमेंट ऑफ सेल है, लेकिन उस सेल के अंदर एक छोटा सा बूंद लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वो जैसे सेल होता है ना, वो जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। हम लोगों ने दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद जो है रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 में। उन्होंने क्या न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है गोल गोल, जो कंपार्टमेंट का स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने देखा, उसके बीच एक बूंद स्ट्रक्चर होता है। वो जो जैसे हम लोग प्याज को लेते हैं तो उसका जो स्लाइड बनाते हैं ना, तो उस पे हम लोग को दिखेगा वो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखेगा, सेंटर ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। उसके बाद परकिंजी नाम के, हमको बनाना चाहिए था रे। ये सेल है। जब इसका फर्दर स्टडी करेंगे हम लोग, आगे देखेंगे कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, तब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें देखेंगे जो ये जो बीच का स्ट्रक्चर दिख रहा है गोल सा, एक डीप स्ट्रक्चर, इसी को हम लोगों ने नहीं, साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस नाम दिया। और इस न्यूक्लियस का जो फर्स्ट डिस्कवरी था वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। अभी हम लोग इतना ही जानते हैं कि जो न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ वो किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब आते हैं पुरकिंजी। एक पुरकिंजी साइंटिस्ट थे, वो 1839 में वो क्या किए, प्रोटोप्लाज्म टर्म को डिस्कवर किए। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये क्वेश्चन उठता है। तो सेल तो सबसे छोटा यूनिट है एक लाइफ का, और सेल के अंदर जो बीच का स्ट्रक्चर था उसको हम लोगों ने न्यूक्लियस नाम दिया, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। और उस सेल में जो अंदर में होता है एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर डिजॉल्व होता है, मीन्स पानी जैसा स्ट्रक्चर डिजॉल्व होता है, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल तैरते रहते हैं। उस फ्लूइड स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म परकिंजी, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, परकिंजी डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म का मतलब क्या होता है, फ्लूइड सब्सटेंस। अब प्रोटो मीन्स जो सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। अब आते हैं दो वैज्ञानिक, स्किल्डन और स्क्वान।
ये दोनों वैज्ञानिक का नाम एक साथ आता है, स्किल्डन और स्क्वान। स्किल्डन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और स्क्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। दोनों ने अलग अलग, मतलब वो बॉटनिस्ट थे तो वो प्लांट पे डिस्कवरी किए होंगे और जूलॉजिस्ट है तो इन्होंने एनिमल सेल पे डिस्कवरी किया होगा। लेकिन दोनों का सेल थ्योरी सेम टाइम पे आया, एक 1839 और एक 1839, और इस थ्योरी को नाम दिया गया, डिस्कवर्ड इन्होंने किया सेल थ्योरी। और इस थ्योरी में क्या बताता है कि जो बॉडी होता है एनिमल्स का और प्लांट्स का, वो किस चीज का बना होता है, सेल्स का, और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का बना हुआ होता है। तो इन दोनों का नाम जो होता है साथ में आता है। कि अगर पूछ दिया आप लोगों से कि सेल थ्योरी को कौन डिस्कवर्ड किया, तो स्किल्डन और स्क्वान दोनों साइंटिस्ट किए। स्किल्डन बॉटनिस्ट है तो वो प्लांट सेल पे किया, स्क्वान जूलॉजिस्ट थे उन्होंने एनिमल सेल पे किया। अब आता है कि रुडोल्फ वर्चो जो 1855 में जो उन्होंने सेल थ्योरी दिया था, स्किल्डन स्क्वान उसी को मॉडिफाइड किए और बोले कि ठीक है सेल तो सेल से बना हुआ था बॉडी, लेकिन ये सेल आता कहाँ से है, अब कहीं से तो अचानक नहीं आ जाता होगा। ये बोले कि जो सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना हुआ होता है। इनका एक स्टेटमेंट था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये एक लैटिन वर्ड है ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल का जो अरेंजमेंट होता है, सेल जो आता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। इन्होंने मॉडिफाइड किया सेल थ्योरी को, ठीक है। हम लोगों ने हिस्ट्री में पहले देखा उनके डिस्कवरी को, पहले रॉबर्ट हुक ने किया, उसको डिस्कवर्ड किया, उन्होंने डेड सेल को किया, फिर एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने फ्री लिविंग सेल्स को किया, फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, परकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म का किया, स्किल्डन स्क्वान ने सेल थ्योरी किया और इसी सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया वर्चो ने। और इस वर्चो के बाद जो होता है सेल थ्योरी जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा और फिर हम लोग ने इसके सेल के अंदर के सारे स्ट्रक्चर को धीरे धीरे स्टडी होने लगा और जो सेल बायोलॉजी है वो आगे की ओर बढ़ने लगा। अब हम देखते हैं सेल। अब सेल को जो है बांटा गया है, टाइप्स ऑफ सेल बोल सकते हैं या स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसको कितने भाग में बांटा गया और किस बेसिस पे बांटा गया है उस चीज को हम लोग देखते हैं। क्योंकि सेल है ना तो सारा ऑर्गेनिज्म तो अलग अलग टाइप का है, यहाँ तो डाइवर्सिटी बहुत है ना, कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट्स है, कोई एनिमल्स है, तो सबका स्ट्रक्चर तो अलग अलग होगा। उस आधार पे क्या किया गया, सेल को भी बांटा गया। अब बांटने का क्या तरीका हो सकता है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, पहला नंबर के अनुसार, फिर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, जो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में रॉबर्ट ब्राउन बताए थे, जो बीच वाला स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस नाम दिया गया था, उसके स्ट्रक्चर पे भी बांटा गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा गया कि इसमें कैसा स्ट्रक्चर है, उसमें कैसा स्ट्रक्चर है, उस ऑर्गेनिज्म में कैसा स्ट्रक्चर, इसके आधार पर बांटा गया। तो पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पे टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं। नंबर है तो नंबर के अनुसार या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर। अब यूनि का मतलब क्या होता है, वन सेल, तो वन सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको यूनिसेलुलर कहेंगे, और मल्टीसेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल होंगे। जैसे एक हम लोग जानते हैं ना, एक न्यूक्लियर फैमिली होता है और एक ज्वाइंट फैमिली होता है। न्यूक्लियर फैमिली में एक दो इंसान होते हैं और ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे होते हैं। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक ही सेल होगा, एक सेल जो होगा सारा काम करेगा, डाइजेशन का काम, रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, सारा जो सेल मेटाबॉलिज्म है वो एक सेल के द्वारा ही होगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, कैलमाइडोमोनास, पारामीशियम और बैक्टीरिया, वायरस को भी ले सकते हैं। ये सब का जो सेल होता है वो यूनिसेलुलर, एक ही सेल का बना हुआ होता है। और हम नीचे में देखते हैं कि अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इनडिफिनिट है, इसका कोई शेप नहीं होता है, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करते रहता है। और इसका जो स्ट्रक्चर, ये पूरा जो स्ट्रक्चर ये एक सेल का ही बना हुआ है, इसी में सारा काम हो रहा है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है, सारा काम जो एक ही सेल कर रहा है, इसको अमीबा सेल बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डाइवर्सिटी में अलग से पढ़ेंगे कि अमीबा होता क्या है, अमीबा में क्या क्या कैसे होता है, वो हम अलग चैप्टर में ही पढ़ेंगे। फिर नीचे इसके नीचे देखते हैं एक पारामीशियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे। पारामीशियम जो चप्पल के लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक सेल का बना हुआ था। और इसी का एक जो टाइप्स है उसके कारण मलेरिया डिजीज होता है, यही मलेरिया को कैरी करके फिर मच्छर के द्वारा ह्यूमंस
के शरीर में आता है, जिसके कारण मलेरिया डिजीज होता है। ये सब जो एग्जाम्पल है ये यूनिसेलुलर का है। यहाँ पे सारे सेल मतलब यूनिसेल है तो एक ही सारा काम करेगा, स्ट्रक्चर भी एक ही होगा, फिर फंक्शनल भी एक ही होगा सेल से। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होता है वो बहुत सारा सेल होता है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब हर सेल का अलग अलग काम है। जैसे ह्यूमन को हम लोग पहले देखते हैं, ह्यूमन में क्या होता है, ये रेस्पिरेशन जो होता है अलग सेल से होता है, डाइजेशन अलग सेल से होता है, एक्सक्रीशन अलग सेल से होता है, ट्रांसपोर्टेशन अलग सेल से होता है। मीन्स यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर है, यहाँ पे काम का बंटवारा किया गया है, ताकि क्या होता है, इसके कारण जो होता है काम करने में सहूलियत होती है। और हमारा जो शरीर होता है ह्यूमंस का, प्लांट्स का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके कारण यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर जरूरी है। इसलिए ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएंगे। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फंगाई। फंगाई में क्या आता है, जो हम लोग मशरूम खाते हैं ना, मशरूम, वो मशरूम एक फंगाई का ही एग्जाम्पल है, वो इसमें आता है। वो ना तो प्लांट्स में रहता है ना एनिमल्स में रहता है, क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिज्म को खा के जिंदा रहता है। वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, इसलिए उसको प्लांट्स में नहीं रखते हैं। और ना ही वो एनिमल्स के जैसा अपना मेटाबॉलिज्म करता है, इसलिए उसको एनिमल्स में भी नहीं रखते। ये फंगाई जो है वो हो गया। और प्लांट्स तो हम लोग देखते ही हैं कि प्लांट्स का ऐसा होता है, प्लांट्स में भी अलग अलग काम होता है, अलग अलग सेल्स के द्वारा। और एनिमल्स, एनिमल में सारे एनिमल्स आ गए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है सेल्स का, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो हमारे शरीर में होता है। जैसे आप लोग ब्लड सेल्स के बारे में तो बहुत जानते होंगे, जो भी खून जांच ये सब होता है तो ब्लड सेल्स का ही रिपोर्ट आता है। जैसे आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ये पता चलता है, ये हमारे सेल्स का एक एग्जाम्पल है। नर्व सेल, नर्व सेल का मतलब होता है कि जो नर्व हमारे ब्रेन में जो कनेक्टेड है, ये नर्व क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। फिर फैट सेल, फैट का डिपोजिशन, जो हम लोग फैट खाते हैं वो फैट का डिपोजिशन कहाँ होता है। फैट हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है, एनर्जी मिलता है, और ये फैट सेल में क्या होता है, स्टोर होता है। फिर बोन सेल, जो हमारा बोन बना होता है, हड्डी बना होता है, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल होते हैं, वो बोन सेल। फिर ओवम, ओवम जो होता है अंडे को कैरी करता है, जिसके कारण बच्चे का निर्माण होता है। स्पर्म, स्पर्म जो होता है मेल में होता है, और ओवम जो होता है फीमेल में होता है। ये ह्यूमन बॉडी का जो है सेल का एग्जाम्पल। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल है, ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है। और इसमें देख रहे हैं ना कि सेल जो स्ट्रक्चर इसका सारा अलग अलग है, स्पर्म सेल्स का, ओवम सेल का, सारा का स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब हम दूसरा टाइप पे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। सेल को दो भाग में बांटा गया है। अब न्यूक्लियस की पे कैसे बांटा गया, जैसे हम लोग ने बोला कि न्यूक्लियस बीच में एक डॉटेड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो डॉटेड स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए उसको कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल पॉइंट ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये जो होता है न्यूक्लियस के आधार पे दो भाग में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ पे प्रो का मतलब है प्रिमिटिव। प्रो वर्ड जहां भी किसी वर्ड के आगे जुड़ जाए उसका मतलब ही प्रिमिटिव हो जाता है, मतलब पहले का। और कैरियोटिक का मतलब यहाँ आया स्पेसिफाई न्यूक्लियस, तो जो भी पहले का न्यूक्लियस है। अब पहले का न्यूक्लियस कहने का मतलब कि जो पहले के ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियस दिखता था उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब होता है ट्रू, यू कहीं भी जुटा हुआ होगा, EU, इसका मतलब ट्रू होता है। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, तो यूकैरियोटिक हो गया ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए। और प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें पाया जाएगा उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आता है एग्जाम्पल, जैसे पहले का ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होगा ना। सबसे पहले बैक्टीरिया आया था धरती पे, तो बैक्टीरिया हो सकता है इसमें। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी किसको बोलेंगे, जो हम लोग तालाब देखते हैं, तालाब पे एक काई जैसा बैठा रहता है, वो भी ब्लू ग्रीन एल्गी का एक टाइप है, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है। फिर एक माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और एक पीपीएलओ, पीपीएलओ जो है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये जो होता है पीपीएलओ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपीएलओ जो होता है स्मॉलेस्ट सेल होता है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट सेल किसे बोलते हैं, पीपीएलओ, क्योंकि आगे देखेंगे जो पीपीएलओ का साइज होता है वो 0.1 μm होता है।
और वायरस को तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा गया है, इसलिए इसको एक्सेप्शन में मानते हैं। इसका जो साइज होता है 0.02 से 0.2 यूएम तक होता है। और फिर यहाँ पे देखते हैं जो भी टिपिकल बैक्टीरिया है उसका जो साइज होता है 1 से 2 यूएम होता है। और ये जो सारे जो टाइप्स है किसके अंदर आएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस को डिफाइन नहीं किया गया है। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता तो जरूर है लेकिन फॉल्स होता है न्यूक्लियर। यहाँ पे न्यूक्लियस को कोई मेम्ब्रेन इसको कवर नहीं करता है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है नो डाउट, लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। और ये बहुत जल्दी से रैपिडली ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और इसमें सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल भी नहीं होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म में होता है सेल वॉल। और नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। अब मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि वो बाहरी से उसको रक्षा करे, कवरिंग। मेम्ब्रेन इज द कवरिंग। We will study this in next slide. Let's see what it is in this slide. That यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता। जो भी होता है वो फैला हुआ होगा, मतलब इधर उधर फैला हुआ होगा। और ये बहुत जल्दी रैपिडली जो होते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सेल वॉल होता है लेकिन माइकोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं होता है। अब हम यूकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है। व्हाट इज यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक इज that is found in true nucleus and it is found in Protista, family Protista, plants, animals and fungi, जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होता है। और इसका स्टडी हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक को तो डिटेल में नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना था मैंने इस स्लाइड में बता दिया, बाकी जो होगा वो हम देख लेंगे। ठीक, आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब इसके पहले हम लोग को दूसरा देखना है, रुकिए देखते हैं नीचे, इसके नीचे स्लाइड। दो टाइप हम लोग पढ़े, on the basis of number, on the basis of nucleus, and third one is on the basis of structure, and this is very important क्योंकि हम लोग को ज्यादा यही पढ़ना है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम अब सेल तो देख लिए सारा चीज कैसा होता है क्या होता है, लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल सेल है उसको हमको डिटेल में पढ़ना। तो हम देखते हैं कि प्लांट सेल जो होता है उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, एनिमल सेल होता है उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हम लोगों ने तो सिर्फ अभी इमेजिन किया है ना कि ये सेल ऐसा होता है वैसा होता है। जब तक उसको हम व्यू नहीं कर सकते, देख नहीं लेंगे, हमको उतना क्लियर नहीं हो पाएगा कि आखिर सेल होता क्या, इसका काम क्या है, इसके स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है। तो हम लेट्स सी क्या है, पहले हम लोग देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो ये फिगर हम लोग देखते हैं ऊपर वाला, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। जो गोल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एनिमल सेल का है, और उसके नीचे जो है वो प्लांट सेल का है। अब हम दोनों में पहले एक एक करके सारा टॉपिक क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल जरूरी नहीं कि गोल होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा ना, वो राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, फिर वो लंबा सा शाखा जैसा भी हो सकता है, उसका कोई शेप डिफिनिट नहीं होता है एनिमल सेल में। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें, जैसे एनिमल सेल में तो ये नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो इसमें जो होता है ये इसी स्ट्रक्चर का होगा, इसमें डिफरेंट होगा। तो पहला डिफरेंट क्या हुआ प्लांट सेल और एनिमल सेल में, स्ट्रक्चर का डिफरेंस, कि जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर होगा वो फिक्स नहीं होगा, वो चेंज हो सकता है, लेकिन प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जो होगा वो फिक्स होगा, वो इसी स्ट्रक्चर में होगा। अब हम देखते हैं जो प्लांट सेल है उसके सबसे बाहरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सेल वॉल होता है। सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है उसको हम, जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम लोग सेल वॉल नाम दिए हैं। सेल वॉल, वॉल का मतलब क्या, दीवार, और सेल के ऊपर जो दीवार है उसी को हम लोगों ने सेल वॉल बोला। जबकि ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ऐसा कोई नेमिंग नहीं है। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, इसमें सेल वॉल नहीं है, जबकि प्लांट सेल में जो है सेल वॉल है। अभी सेल वॉल का अलग काम होता होगा ना,
क्योंकि प्लांट्स का जो सारा फंक्शन है वो अलग है, एनिमल का जो फंक्शन है वो अलग है। तो सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। किससे प्रोटेक्शन करेगा, तो बाहरी जो आउटर इन्वायरमेंट उससे प्रोटेक्शन करता है, ताकि जो होता है उसके सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। और ये जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने का, कि जो सेल वॉल होता है वो डेड सेल का बना हुआ होता है। और उसके नीचे हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो ग्रीन स्ट्रक्चर सेल वॉल हो गया, प्रोटेक्शन का काम या शेप देने का काम बोल सकते हैं, सेल वॉल का फंक्शन हुआ या प्रोटेक्शन का काम। और जो भी अंदर का सेल ऑर्गेनेल है उसके बीच वो जो क्या कहते हैं इंटरेक्शन करने का काम, वो भी सेल वॉल ही देखता है। अब उसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसके अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल के ऊपर जो एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, दोनों में पाया जाता है। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आगे देखते हैं उसको क्यों ऐसा बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन बोले क्योंकि वो सेल का कवरिंग है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले क्योंकि प्लाज्मा जो होता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है, उसको जो कवरिंग करता है, इसलिए उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर और बाहर आने का अनुमति देता है, इसलिए उसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये दोनों में अच्छा, हम लोगों ने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अभी देखा ना, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, सेल और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, जो इसके प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंसेस। और दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं कि जैसे ये सेल ऑर्गेनेल्स है, तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग कुछ बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि सेल, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन बेसिक डिफरेंस क्या है, जिसके आधार पे दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर देखे ना, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। और इसका शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, इसका शेप जो होता है फिक्स होता है। लेकिन जो एनिमल सेल है उसका शेप जो होता है राउंड हो भी सकता है या इरेगुलर शेप होता है। दूसरा डिफरेंस ये हुआ। और प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल होता है। वैक्यूल का काम ही क्या होता है, कुछ चीज को रखना, अपने में स्टोर करना। और ये जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, वो 90% जो इसका साइज है उसका 90% ऑक्युपाई करता है। और यहाँ पे सारा चीज स्टोर होता है, क्योंकि हम लोग को जो
फूड मिलता है वो प्लांट से मिलता है ना, तो स्टोर करेगा तभी तो मिलेगा, इसलिए वैक्यूल जो होता है इसमें बड़ा होता है। लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें वैक्यूल छोटा होता है या नहीं भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे कैसे क्या डिटेल है। और क्या होता है, प्लांट सेल एक चीज करता है जो एनिमल सेल नहीं करता, फोटोसिंथेसिस, वो खाना अपना खुद बनाता है ना, इसलिए वो वहां पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि एनिमल सेल को फोटोसिंथेसिस की जरूरत क्या है, एनिमल सेल तो डिपेंडेंट है ना प्लांट सेल पे फूड के लिए, इसलिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में ये अब्सेंट होता है। और एक चीज, प्लास्टिड, प्लास्टिड जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आता है, इसको मैंने डिटेल थोड़ा कर दिया, लेकिन प्लास्टिड के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट आएगा। क्लोरोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो होगा प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, लेकिन एनिमल सेल में क्या होगा, अब्सेंट होगा। और यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल पाया जाता है, जो किसमें पाया जाता है, वो एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में वो अब्सेंट होता है, लेकिन लोअर प्लांट फॉर्म में ये पाया जाता है, जैसे कैल्माइडोमोनास, इसमें ये पाया जाता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। बाकी जो है हम लोग सेल का जो सेल ऑर्गेनेल, जो सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और मुझे फीडबैक भी दीजिए कि मेरे इस वीडियो में क्या खराबी है। अगर कुछ वैसा कुछ इम्प्रूवमेंट का जरूरत हो तो मैं जरूर करूंगी। और आपके मन में कुछ अगर क्वेश्चन भी उठते हैं तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगी और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। आप लोग जरूर शेयर कीजिए इसे और लाइक कीजिए। थैंक यू।